आज सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर बीते करीब 1 महीने से, और फिर सुनिए, 1 महीने से सुलग रहा है। 3 मई को वहां पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की एक रैली के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार पर हालात को काबू ना कर पाने के आरोप लग रहे हैं। इस सबके बीच में गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 महीने बाद आज आखिरकार मणिपुर पहुंच गए। वो उनका दौरा शुरू हुआ। उसको देखते हुए सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। कुछ ताजा तस्वीरें मणिपुर की आपको दिखाते हैं। ये इंफाल वेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां के 2 इलाकों में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठनों के साथ मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। हिंसा पर उतारू संगठनों के साथ ऐसी मुठभेड़ मणिपुर के कई इलाकों में चल रही है या हुई है। दरअसल मैतेई समुदाय को ओबीसी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर जो विरोध शुरू हुआ था, वो मैतेई समुदाय के लोगों की कुकी, नागा और मिजो समुदाय के लोगों से लगातार कई जगह पर हिंसक भिड़ंत में तब्दील हो गया। कई जगह हिंसा पर उतारू संगठनों ने दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, उनके गांव को निशाना बनाया, घरों में आग लगा दी और लोगों की हत्या कर दी। हिंसा पर उतारू संगठनों ने इंफाल वेस्ट के लामफेल इलाके में बीजेपी के एक विधायक रघुमणि सिंह के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। बीते 1 हफ्ते में चौथा ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हिंसक भीड़ ने किसी मंत्री या विधायक के घर पर हमला बोला। 25 मई को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर हिंसक भीड़ ने हमला करा था। मणिपुर में हिंसा की वजह से अब तक 35,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ रही है। कई जगह पर लोगों को अब भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर के काचिंग इलाके में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जहां पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां ताजा हिंसा के बाद अलग अलग जगहों पर फंसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। 3 मई से ये नस्लीय हिंसा शुरू हुई थी। अभी तक इसमें 115 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 उग्रवादी बीते 1 हफ्ते में अलग अलग जगह पे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। रविवार को ताजा हिंसा शुरू हुई। एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की उसमें मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए कई जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट के हालात जो हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं। यहां के कई गांव और उनके आसपास के आम लोगों पर फायरिंग, उग्रवादी गुटों और सुरक्षा बलों के बीच की जो फायरिंग है उसमें भी वो लोग फंस रहे हैं। एनडीटीवी कुछ उन चैनल्स में से है जो जमीन पर जाकर स्थिति को समझने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी के सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती ऐसे कई गांवों में गए जहां पर घरों को जला दिया गया और आम लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इंफाल पूर्व जिले के लेतान पोकपी गांव में 24 घंटे पहले ही आम लोगों पर भारी फायरिंग हुई। गांव वालों ने बताया कि जवाब में उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बलों को हमलावरों पर फायरिंग करनी पड़ी। मणिपुर सरकार का दावा है कि बीते कुछ दिनों में करीब 40 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि हालात अब भी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर सेना के मुताबिक बीते 2 दिनों में 25 भारी हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव को निशाना बना रहे हैं। उनकी खोज के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 33 मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन जारी है। लेतान पोकपी गांव के निवासी रोशन ने हमें बताया कि उन्होंने क्या देखा। कल मॉर्निंग पे हमने फायरिंग का साउंड हर्ट किया मॉर्निंग पे, तो मैंने वेकअप कर लिया और मैंने देखा है कि कुछ हाउसेस, हमारा विलेज का कुछ हाउसेस, पीछे वाला हाउसेस बर्न किया है। तो उसी टाइम पे हमारा विलेज में बीएसएफ का फोर्स है और कुछ सिक्योरिटीज़ फोर्स है, और उस टाइम पे बीएसएफ ने गाड़ी पे गया और वहाँ से बीएसएफ को फायरिंग किया है। पहले उसी टाइम पे बीएसएफ ने भी फायर किया है।
हम इस वक्त मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले के एक गांव में हैं और ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोग घर छोड़ के निकल गए हैं, घर पे ताला लगा हुआ है। और ऐसे कई गांव हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का डर है वो ये है कि फिर से गोलीबारी हो सकता है। यहाँ पे पिछले 24 घंटे में गोलीबारी हुए हैं और ये देख सकते हैं अब गांव में इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन अब इस गांव में आप देख सकते हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और इस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में जो हमारे अर्धसैनिक बल है या फौज है उनको तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे यहाँ पे सेना अर्धसैनिक बल तैनात है। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ गांव में एक भी इंसान नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पे कोई नहीं है, सब रिलीफ कैंप चले गए हैं। सिर्फ जो यहाँ पे देश के फौज है जो यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। हिंसा के बाद से इम्फाल पूर्व के अधिकतर गांव खाली पड़े हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। यहाँ अचानक से फायरिंग होना शुरू हुई। उन्होंने हमारे गांव को जला दिया। उन्होंने पहाड़ के ऊपर से फायरिंग करना शुरू किया। उनके पास M16 और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई तरह के हथियार थे। कई जगह उग्रवादियों ने खाली गांव के घरों को भी आग लगा दी। मैतेई और कुकी बहुल इलाके में यही हाल कई जगह दिखा। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 1 महीना पूरा होने को है। अभी तक हिंसा के खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे। राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। कई जगह कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों को सख्ती करनी पड़ रही है। इम्फाल से सौरभ गुप्ता और संजीत चक्रवर्ती के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच मणिपुर में कुकी जो समुदाय के कल्याण से जुड़े 2 संगठन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने उम्मीद की है कि गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर के आने के बाद विवाद जो है उसका कोई हल निकलेगा। दोनों संगठनों ने एक साझा बयान जारी करके मणिपुर सरकार पर हिंसा के दौरान मौन दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। और अब सवाल यह है कि यह हिंसा भड़की क्यों। दरअसल मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की काफी समय से मांग थी कि उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। इस सिलसिले में एक याचिका मणिपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया कि बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को भी ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इससे मणिपुर की अल्पसंख्यक कुकी, नागा और मिजो जनजातियां नाराज हो गई। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जे की मांग जो है वो गलत है। राज्य में पर्वतीय जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के संसाधनों को छीनने की ये कोशिश है। उनका यह भी कहना है कि पहाड़ों में आदिवासी लोगों की जमीन को संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 सेक्शन 158 से सुरक्षा हासिल है और इसके तहत आदिवासियों की जमीनी और गैर आदिवासियों को ट्रांसफर जो जमीनें हैं उनकी नहीं हो सकती। अगर मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो मणिपुर के में हाशिए पर रह रहे आदिवासियों को मिले संवैधानिक और कानूनी जो बचाव है वो खत्म हो जाएंगे। अगर मणिपुर की आबादी और भूभाग को देखें तो पता चलता है कि मैतेई समुदाय की जो आबादी है वो राज्य में करीब आधी है, लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त है। मैतेई समुदाय ज्यादातर घाटी और मैदानी इलाकों में निवास करते हैं। जिस इलाके में मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं वे राज्य के भूभाग का करीब 10% हिस्सा है। मैतेई समुदाय की खास संस्कृति, पहचान, विरासत और बोली है। राज्य की बाकी अनुसूचित जनजातियों जिनमें नागा, योमी, कुकी वगैरह शामिल हैं, वो कुल मिलाकर राज्य के करीब 50% हिस्से में है और ज्यादातर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बसते हैं। उनके निवास का भूभाग जो है वो राज्य के भूभाग का करीब 90% है। इन सभी आदिवासी समुदाय को अपनी एक खास संस्कृति, पहचान और विरासत और बोलियां इनकी भी हैं। दरअसल मैतेई समुदाय मणिपुर में राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली समुदाय है। 60 सदस्यों की विधानसभा में करीब 2/3 सदस्य मैतेई समुदाय के हैं, लेकिन मैतेई समुदाय का दावा है कि वो राज्य के सबसे पुराने स्थानीय समुदाय में से हैं और उनके
इसी विशिष्ट संस्कृति, पहचान और भाषा की वजह से अनुसूचित जाति का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। इस मामले के हल तो दूर है, लेकिन पहले राज्य में हिंसा पर काबू पाया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब यह मामला वहां पहुंचा था तो इसमें हाई कोर्ट के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया था। नई दिल्ली स्थित एक संस्था राइट्स रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने केंद्र से आग्रह किया है कि मणिपुर में हिंसा पर नस्लीय हिंसा काबू पाने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर में शांति लेके आने के लिए जो दो समुदाय है, मेटे और कुकी समुदाय है, उनका बीच में हर स्तर पे बात होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका लेवल पे और लीडरशिप लेवल पे। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो है वो ये कदम ले नहीं पाया, और इसलिए ले नहीं पाया जबकि सारे कुकी लीडर्स बीजेपी का है, इसलिए ले नहीं पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है इज नॉट सीन एज ए न्यूट्रल अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को प्रो मेटे करके देखा जाता है कुकी जो समुदाय है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना पड़ेगा जिसमें दे बिकम दी फैसिलिटेटर्स ऑफ दिस डिस्कशन। यूजुअली आप ऐसे रायट्स देखते हैं, एक महीने हो गया तो सरकार को ये सारे टॉक्स फैसिलिटेट करना चाहिए, और अभी तक नहीं हो रहा है। तो सरकार ने आर्टिकल 355 लागू किया है, उसका चलते आपका समाधान नहीं हुआ। आज के डेट पे भी, काल को भी मतलब 5 लोग मारा गया है। तो मेरे ख्याल से जितना दिन तक ये स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा। सो होम मिनिस्टर खुद गए हैं और आई थिंक ही विल बी टॉकिंग टू बोथ साइड्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज ए टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन, क्योंकि एक महीने हो गया और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गया। अगर 50,000 लोग दोनों साइड से डिस्प्लेस हुआ है और रिलोकेट हुआ है, आप ये समझिए कि कुकी समुदाय का लोग मेटी एरियाज में सुरक्षित नहीं है और मेटी कम्युनिटी का लोग कुकी एरियाज में सुरक्षित नहीं है। तो आप एक तरीके से ऐसे बांटवारा कर रहे हैं जिसका अगर आप इस टाइम पे इंटरवेन करके सिक्योरिटी मेजर्स लेके आप सुरक्षित नहीं करते हैं तो उसके लिए मणिपुर के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएगी आने वाले टाइम के लिए। और ऐसा नहीं है कि किलिंग्स बंद हो गया हो तो आप तुरंत शांति बहाल हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक इशू है, दोनों साइड्स में दोनों कम्युनिटीज का आर्म ग्रुप्स है जिसमें सरकार का कोई काबू नहीं था। सरकार का थोड़ा कंट्रोल था क्योंकि सीज फायर में था। अगर सीज फायर के बाहर चला जाता है फिर स्टेट फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ इंसर्जेंसी, तो उसमें ना चला जाए इसका चलते स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर जो अनास्था है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो लेना चाहिए। ऐसे भी अगर आप खुद देखते हैं कि इतने सारे हथियार पुलिस से छीन लिया गया है, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो खाली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भारत सरकार की है। तो यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स। खबरें बता रही हैं कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 3 जगह से पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं उनके हथियारों को लूट लिया गया। 1 महीने से लगातार ये हिंसा चल रही है। अब जाके गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मीटिंग जरूर की है। और आप सोच सकते हैं कि अगर ये किसी भी और राज्य में हो रहा होता तो क्या इसी तरह की उस पर खामोशी रहती और क्या सरकार को अब तक बर्खास्त नहीं किया जाता, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं।